नाजरीन, आपका इस्तकबाल है एक और एपिसोड में हम बदलेंगे देश बदलेगा के। आज हम एक ऐसे मुद्दे से अपनी बात को शुरू करेंगे जो बहुत अहमियत रखता है। वो है हमारे हिंदुस्तान के यूथ का, युवा पीढ़ी का। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी के क्या एस्पिरेशंस हैं और उन लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं हिंदुस्तान को लेकर, और वो किस तरह हिंदुस्तान को डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। और वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे जो युवा से जुड़ी हुई हैं, और उनकी आज की तरक्की हिंदुस्तान रहेगा उस योगदान की भी बात करेंगे। हिंदुस्तान में 34% पॉपुलेशन में यूथ का 25 to 35 ईयर्स की एज के लोग जो है वो हैं यूथ। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत जनाब महेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश भट्ट जी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ये अपनी बात को दो टोक करने के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े और अच्छे माने जाते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और इन्होंने हिंदुस्तानियत को और अपने दिल को वो जोश और जज्बा भी दिया है जिससे हिंदुस्तानियत में हिंदुस्तानियत छलकती है। और ये हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। महेश भट्ट जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर शो हम बदलेंगे देश बदलेगा। शुक्रिया। टू स्टार्ट विथ महेश जी, वी वांट टू टच द youth by saying is our youth materialistic, because उन पे इल्ज़ाम लगता है कि हमारा यूथ ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रिसर्जेंस इन इंडिया एंड वेरी बिग जॉब्स कमिंग इन, IT सेक्टर कमिंग इन, दे हैव बिकम इंक्लूसिव, दे हैव बिकम more towards self, but I don't think that's true. What do you think about it? देखिए, मटेरियलिस्टिक होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को ही देख लें तो उसमें मटेरियलिज्म की एक जगह है। यहाँ पर दिवाली का जब त्यौहार मनाया जाता है तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मगर लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है, लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है। पैसा प्रॉस्पेरिटी का एक कंपोनेंट है। खुशहाली तब आती जब कल्चर होता है, जब समाज के वैल्यूज़ जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, उसके साथ में पैसा जो जब जुड़ता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है। सिर्फ पैसा का अपने आप में होना प्रॉस्पेरिटी की निशानी नहीं है। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि जिस समाज में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है मगर उसकी तहजीब की जो जड़ें हैं उससे कट जाती है, तो वो समाज खोखला हो जाता है। इसलिए तरक्की के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ अपनी कल्चरल, अपनी सामाजिक जो गहराइयाँ हैं, हमारे जो कल्चरल जो एसेट्स हैं उनको भी साथ में ज़िंदा रखना है। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हद तक कल का जो हमारा एक नौजवान था वो कहीं पर अपने आप को ये समझाता था कि रोटी की जगह अगर वो एक रोटी खाए, एक रोटी बचाए, तो शायद वो कल के लिए कुछ जोड़ पाएगा। आज के नौजवान में से ये सोच आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रही है, ख़ास करके हमारे शहरों में। मैं ये बात अपने गांव की नहीं कहूँगा जहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक पॉपुलेशन बसता है, मगर शहरों में ये सच्चाई है कि आज एक बाय कंज्यूम जंक का जो एक माइंडसेट है वो आ गया है। अपने आप पर, अपने इच्छाओं पर, अपनी प्यास पर लगाम लगाना शायद आज की तारीख में सही नहीं समझा जाता है। हमने एक फ़िल्म बनाई थी जन्नत, जिसमें हमने इस सोच को उभारा था कि एक ऐसा किरदार जिसको लगता है कि मेरा बाप जिसके घर में सिर्फ एक साबुन होता था, वो भी उस दिन तक इस्तेमाल किया जाता था जब तक वो बिल्कुल गल के छोटा का टुकड़ा नहीं बन जाता। उस घर से जो आता है उसके घर में कम से कम बस 25-20 शैम्पूज़ हैं और 10 किस्म के और साबुन हैं, तो वो एक दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है। आज का हिंदुस्तान, आज का जो कंज्यूमरिस्ट क्लास है वो उस दिशा में जा रहा है। और मगर ये तरक्की जो है, ये इसका फ़ायदा एक बहुत ही छोटे तबके को हुआ। बिल्कुल, आप सही फरमाएं। क्योंकि आप
कि सरकारी रिसर्च के आधार पे एक कुछ आंकड़े हमारे सामने चौंका देने वाले आए हैं कि कम से कम 70% का हिंदुस्तान जो हमारा है वो 20 रुपये पर डे से ज़्यादा कमाता नहीं है। तो जहाँ पर हम अपने सुपर इकोनॉमिक पावर के सपने देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम उन सच्चाइयों से आंख फेर रहे हैं जिसको हमें देखना चाहिए, जिससे हमें आंखें मिलानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जब तक हम नहीं करेंगे तो ये इस मुल्क की तरक्की असंभव है। बेशक। नाज़रीन, महेश भट्ट जी से एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। नाजरीन, वेलकम बैक टू हम बदलेंगे देश बदलेगा। अब जब हम 63 साल के बाद 6 डिकेड्स हैव पास, आज के जो चैलेंजेस हैं हिंदुस्तान के सामने, आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। यू नो द कॉम्प्लिकेशंस एंड यू नो द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इंडिया इज फेसिंग। फिरंगी ताकतों को निकालने के लिए हिंदुस्तानियों ने एकजुट होकर, एक ताकत बनकर उनसे लड़ा और उनको यहाँ से निकाल फेंका। आज हमारे अंदर जो मसाइल हैं मुल्क में, उन मसाइल से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के यूथ को आगे आना होगा, और अगर आएगा तो वो किस तरीके से इस मसले को हल करने में, इन सारे मसाइल को हल करने में उसका क्या रोल रहना चाहिए। देखिए, कल की तरफ अगर आप कल देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, जब आप प्री इंडिपेंडेंस की ईरा को देखते हैं, तो जो गोल जिसने हम सबको बांध कर रखा था वो थी हमारी आज़ादी की प्यास। पूरा मुल्क एक होकर एक ही दिशा में चल रहा था, एक ही फोकस्ड ऑब्जेक्टिव था सबके सामने, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। इसलिए हमारे मुल्क ने वो सब कुछ हासिल किया जो उस वक्त सोचना नामुमकिन था कि इतनी बड़ी हुकूमत थी भैया ब्रिटिश एम्पायर। मगर वो इतने सारे लोग एक होकर जब जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाया, उस पर सब कुछ लौटा दिया, तब जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और ये सच है कि आज़ादी के बाद में हमारे जो सपने थे वो धीरे धीरे वो उन्होंने दम तोड़ना शुरू किया। एक सिनिसिज्म, एक उदासी, एक कड़वाहट कहीं पर जहन में लोगों के उतरना शुरू हुई कि भैया कि जिस सुबह का हम इंतज़ार करते थे, क्या ये वो सुबह है। वो दौर था जहाँ पर साहिर साहब जैसे बड़े शायरों ने वो सुबह कभी तो आई है ऐसी नज़में लिखी हैं। मगर एक बात सच है कि उस वक्त का यूथ, जब हम अपने वालिद के बारे में सोचते हैं जो उस ज़माने में प्री इंडिपेंडेंस के दौर में जब जीते थे, तो उन्होंने हमें ये एक बात सिखाई थी कि देखिए साहब, जब तक आप अपना कुछ दाव पे नहीं लगाएंगे मुल्क के लिए, तब तक कुछ हासिल होगा नहीं जी। वो अपने सर पे एक घाव होता था जो अक्सर दिखाते थे, बिल्कुल सर पे था घाव, बहुत गहरा घाव था, और कहते थे कि बेटा आप जानते हो ये घाव मेरे को कहाँ से मिला। मुझे, मैं बापू जी के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके बाजू में खड़ा था, उनका वॉलंटियर बनकर, और फिर हम पर हमला हुआ। तो फिर जब बापू के तरफ वो गोरे सार्जेंट बढ़े तो हमने रास्ता रोका, और गोरे सार्जेंट ने हमारे सर पर ये मारा बेटन, और फिर बापू की रक्षा करते करते देखो ये घाव हमने कमाए हैं। ये घाव हमारी कमाई है। ये हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में, ये हमारी ईंट है, ये हमारा खून है। वो जज्बा, वो जिस अंदाज से वो एक्सप्रेस करते थे, लगता था कि हाँ, ये लोग सिर्फ बातचीत नहीं करते थे, ये आर्म चेयर रेवोल्यूशन में यकीन नहीं रखते थे, ये स्टूडियोज़ में जाकर बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे, ये सड़क पर हमारे लीडरों के साथ खड़े होकर मरने के लिए तैयार हो जाते थे। शायद वही फ़र्क है आज के यूथ में। हम सब कुछ कल चाहते हैं बिना कुछ किए हुए, और हमें सोशल जस्टिस के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कुछ करना होगा। मैं तो अपना कुछ देने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी कटोरी, भीख मांगने की कटोरी नहीं दूंगा आपको।
चाहूंगा कि आप अपनी मर्सिडीज मुझे दे दें, ये नहीं चलेगा। सब कोई, हर कोई चाहता है कि सारी समस्याएं मुल्क की हल हो जाए ओवरनाइट, मगर मैं उसको हल करने के लिए अपना एक आना देने को तैयार नहीं हूं। जब तक ये मानसिकता, जब तक ये सोच कि गिरफ्त में हम रहेंगे, तब तक हम सिर्फ बातचीत करते रहेंगे। हम बात करने में बड़े होशियार हैं, हम सब अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। ये साउंड बाइट सोसाइटी हो गई है जी। हर कोई जो है कैमरा के सामने आकर सब कुछ बोलता है, इतने बेबाकी से बोलता है, इतने शान से बोलता है कि लगता है कि भैया क्या, अगर इतने लोग इस मुल्क में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सोच ये है, तो मुल्क में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ। बेशक। नाजरीन, महेश भट्ट जी से एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। नाजरीन, वेलकम बैक टू हम बदलेंगे देश बदलेगा। एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का बैकवर्ड है और बहुत उनके मसाइल इतने बड़े हैं कि उनके मसाइलों पे मरहम लगाने वालों की कमी आज ज़रूर देखी जाती है। हम कई वादे करते हैं, फिर भी ये कमी बरकरार है। ये बरकरार रहने में, एज यू सेड, कि वी डोंट रियली कम आउट विद कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस टू देम। तो अब ये यूथ का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे आने वाले कल में वो एक ऐसा रोल प्ले करें जिसमें दे विल गो आउट टू दोज पीपल विद कंपैशन एंड केयर एंड ट्राई टू मेक द डिफरेंस। इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? ये मुमकिन है कि हमारा यूथ ये बात को रियलाइज़ करे कि हाँ, हम जब तरक्की की जो सारी मोडालिटीज़ है उसको हमने हासिल कर लिया है। आई एम स्पीकिंग अबाउट वो लोग जो तरक्की हासिल कर चुके हैं, और वो तबका जो बिल्कुल तरक्की हासिल नहीं कर चुका है, तो उन तक पहुंचने के लिए इन लोगों में जो जोश और जज्बा होना चाहिए वो कहाँ से आएगा? देखिए, एक तो बीमारी का इलाज तब शुरू हो जाता है जब आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक बीमार समाज रुक के अपने अंदर झांक कर ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई को कन्फ्रंट कर लें कि हम बीमार हैं। इतने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बावजूद हमारा आधे से ज़्यादा जो जिस्म है वो सड़ा हुआ है, गला हुआ है। वो अब भी उन डार्क एजेस में बसता है जहाँ पर हिंदुस्तान कभी बसा करता था। 4000 साल हो गए सरकार, जब एक रिटन वर्ड हमारे बीच में उतरा। रिटन वर्ड, लफ्ज़, अक्षर, लिखा हुआ अक्षर। डिजिटल एज आ गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं। कंप्यूटर्स के द्वारा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आप ज्ञान फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के उस तबके तक आपने ब्लैक बोर्ड नहीं पहुंचाया है, शिक्षा नहीं दी है। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन गरीब लोगों के बच्चे जिनके पास ABCD तक नहीं आप लेके गए, वो आपके कॉलेज में जाते हुए जो बच्चे हैं उनसे compete करेंगे? आपका बच्चा तो हमेशा डोमिनेट करेगा उसको। ये फासला कौन दूर करेगा? अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। सिविल सोसाइटी को शामिल होना होगा, इस यूथ को शामिल होना होगा। यूथ को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं वो नहीं करूँगा जो हमारे बड़े करते थे, कि बात करते थे बड़ी बड़ी मगर अपने पड़ोसी को देखा नहीं उन्होंने। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक आप इस जज्बे से वो पेड़ लगाना शुरू ना करें जिसके नीचे बैठकर उसकी छांव का आनंद प्राप्त करना आपके जिंदगी में होगा नहीं। जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि टू प्लांट द ट्रीज अंडर हुज शेड यू विल नेवर सिट, बट यू स्टिल प्लांट इट। बी सेल्फलेस। वो कुएं जिससे आज आप और हम पानी पीते हैं, वो हमारे बड़ों ने कल खोदे थे, जिससे वो पानी नहीं पी रहे, आप और हम पी रहे हैं। क्या हमारा या इस यूथ का कर्तव्य नहीं बनता कि वो भी वही करें? क्योंकि हर कोई अपने मनोरंजन के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए सिनेमा हॉल चले जाता है, या लेटेस्ट टेलीविज़न खरीद लेता है, या लेटेस्ट कंप्यूटर खरीद कर फिर अपने आप को बिल्कुल वो मनोरंजन की दुनिया में बिल्कुल जिस तरह हफीम खाना
होता है जिसमें लोग चले जाते हैं। आजकल सब मनोरंजन से जुड़े हुए हैं और हम मनोरंजन प्रोड्यूस करते हैं, हम जानते हैं ना कि किस किस्म का एक कंजम्पशन है। मगर कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क के एक बहुत बड़े संख्या के साथ अन्याय किया है। अगर हम इस सदी, इस सेंचुरी के दूसरे डेकेड में जब पहुंच चुके हैं, अगर हमने इसको सीरियसली कन्फ्रंट नहीं किया तो ये एक बात समझ लीजिए, वो आपकी अपनी आज़ादी, आपकी अपनी रईसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका आनंद, उसका लुत्फ उठाने के लिए भी आसपास कहीं पर खुशहाली तो होनी चाहिए। अगर आसपास बीमारी फैली हुई है, गुर्बत है, तो आप कब तक अपने महल में बंद होकर उसका ऐश और मज़ा उड़ाते रहेंगे? कई एनजीओज और थिंक टैंक्स हिंदुस्तान में कई बार मीडिया में भी आता है और सोशल गैदरिंग्स में भी होता है, और एनजीओ फ्रेमवर्क में ये बात चलन है कि डेमोक्रेटिक नेशन होने के बावजूद, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस का चलन होना चाहिए था, आज क्यों ऐसा लगता है कि वी हैव फेल्ड समवेयर? 1947 में मौलाना आज़ाद ने तकरीर की थी, जब बंटवारा हुआ था मज़हब के नाम पर, पाकिस्तान का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क, मुसलमानों को कहा था कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो बाकी सबको मिलता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है, ये एक सेकुलर मुल्क है, एतबार करो। और उस ज़माने के मुसलमान जो भयभीत थे, डरे हुए थे, जिन्होंने किस्से सुने थे खून खराब आ गए, वो रुक गए, एतबार किया उन्होंने नेहरू जी की बात पर, मौलाना आज़ाद की बात पर, और रुक गए। क्या इस मुल्क की सरकारें जितनी आई हैं उसके बाद में, क्या वो छाती ठोक कर कह सकती हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ? मैं कहता हूं नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, वो क्या कहती है कि एक बड़ा तबका है जिसको आपने मजहब की वजह से डिफरेंशिएट किया है। देखिए, गरीब तो बहुत हैं, मगर क्या मजहब की वजह से किसी पर को डिफरेंशिएट करना चाहिए? आपने दलितों के साथ ये किया है। आप कब तक करते रहेंगे और अपने आप को ये झूठ बोलते रहेंगे कि आप एक सेक्युलर मुल्क है? नहीं, ये हम कह सकते हैं स्ट्रेट के सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। मैंने कहा है कि ऑल परवेसिव इनजस्टिस है। मुसलमानों के साथ में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कहीं पर मजहब के नाम पे आपने किया है उनके साथ में, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। दलितों के साथ हजारों साल से होता रहा है। मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जी, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए माइनॉरिटी, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए, जी, जी। नियरली 200 मिलियन पीपल इन इंडिया। सो इसके साथ साथ जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं, कहीं हम मुसलमानों की बात करते करते ऐसा तो नहीं होता है कि हम दूसरे माइनॉरिटीज़ की हुकूक की जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मैं बात करने के लिए मुसलमानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो एक मज़हब के नाम पर जो है मुल्क का बंटवारा हुआ था। उस वक्त एक फेथ से जो कनेक्टेड थे उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि आप लोगों के साथ में मज़हब की वजह से डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये फैक्ट है कि दलितों के साथ में हज़ारों साल से ज़ातियाँ हो रही हैं। क्रिश्चियंस जो हैं उड़ीसा में, वो आज भी कम्युनल वायलेंस का शिकार होते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में हैं, वो भी कम्युनल वायलेंस का शिकार होते हैं। हिंदूज जो हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वो कश्मीर में अपना मेजॉरिटी का शिकार होते हैं। तो इस मुल्क ने एक बात कही थी कि कहीं भी जहां मेजॉरिटी होगी वहां पर माइनॉरिटी की रक्षा करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। हमने एक पैटर्न देखा है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं हमेशा कहीं पर सहमी हुई, डबी हुई रहती है, और स्टेट का काम है कि उनको एम्बोल्डन करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि कम से कम हमारा जो अपैरेटस है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी मशीनरी उस नज़र से आपको नहीं देखेगी कि तुम किसी और फेथ के हो, तुम कोई और हो। सिविल सोसाइटी में ये अन्याय होता रहेगा। देखिए, सिविल सोसाइटी को अपने अंधेरों से निकलने के लिए वक्त लगता है। वो सोच के लिए एक बहुत लंबी ज़िंदगी चाहिए होती है जब आपके सोच में क्रांति घटती है। मगर क्योंकि आप लीडर हैं या आप गवर्नेंस में हैं, आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए। इसलिए
जब मैं इंस्टीट्यूशनल बायस जिसको कहता हूँ देखता हूँ कि आपकी इंस्टीट्यूशंस, आपके वो गवर्नेंस के अपैरेटस जो हैं, जो न्याय करने के लिए बनाए गए थे, जब वो अन्याय करते हैं, क्योंकि दूसरा जो है दूसरी फेथ का है, वो किसी भी मज़हब का हो, मैं एक किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकुलर हिंदुस्तान का सपना जो हमारे बड़ों ने देखा था उसको एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदलने के सपने देख रहा हूँ। इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत अदब के साथ पूछता हूँ कि क्या वो दिन आएगा जिस दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर एक मुसलमान बैठेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल है, मगर रियल वर्ल्ड में क्या वो सच्चाई कहीं पर आपको नज़र आती है कि कहीं पर जहाँ पर लीवर्स ऑफ डिसीजन हैं वहाँ पर आपने माइनॉरिटी के लोगों को, खास करके मुसलमानों को नहीं बिठाया है? ये कहीं पर एक पैटर्न रहा है। अब मेरी बात सुनकर आप एविडेंस देखकर कहेंगे नहीं साहब प्रेसिडेंट बनता है। हम आपसे वादा करते हैं अगले एपिसोड में फिर हम लौटेंगे कुछ ऐसे मसाइल को लेकर, यूथ के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, ताकि उन मसाइल को हम समझेंगे, उन पे कोशिश करेंगे कि उनको अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करेंगे ताकि हम बदलें, देश बदले। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप सारे विश्व में जश्न मनाते हैं, जब अ ब्लैक मैन कम्स इनटू अ व्हाइट हाउस और कहते हैं ये है अमेरिकन डेमोक्रेसी, देखिए कल तक का ऑप्रेस्ड ब्लैक अमेरिकन आज व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है और सारे दुनिया पर उसका राज है। मैं चाहता हूं कि ये एहसास हमारे माइनॉरिटी के, खास करके मुसलमानों के दिल में, जिनके अंदर एक फोबिया है, जिसके अंदर एक परसिक्यूशन है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था उनको ये एहसास दिलाया गया था कि ये उनका मुल्क है, क्योंकि आपके जो अपने हैं वो तो दूसरा अपना मुल्क लेकर बैठ गए हैं, मगर भैया जो रह गए थे उनका तो चॉइस था ना कि इसमें रहने का।